नीलनयनी। विशु, मेरे परदादा मतलब राजा जी वल्लभ को एक रात सपना आया। सपने में हमारी कुल देवी स्वयं माँ अम्बे आईं। उन्होंने राजा जी से कहा, दुश्मन मंदिर में स्थापित मेरी दिव्य मूर्ति को देश से बाहर भेजने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कैसे भी करके मूर्ति मंदिर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका ख्याल तुम रखोगे। इसके लिए मेरे अगले आदेश तक मेरी मूर्ति वहीं मंदिर के गर्भगृह में छुपा दो और ये बात गांव में किसी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। अरे दादा, पर तुम्हारे दादाजी ने तो खुद मूर्ति बेच दी दुश्मनों को। विशु, पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए भी 3 चाबियां थी। एक राजा जी के पास, दूसरी राजा जी के मित्र अभिनव देशमुख यानी अनिका और तारिणी के परनाना जी के पास। और तीसरी चाबी? विशु ने बड़े उतावलेपन से पूछा। वेदांत ने गहरी सांस ली। मंदिर के पंडित के पास, और उसी पंडित के परिवार से तुम्हें मिलवाना है। तुम तो जानते ही होंगे ना वो कौन है, कहाँ रहते हैं। पर चाबी मिल भी गई तो तुम लोग क्या कर लोगे? गांव वाले ना मंदिर का पट खोलने देंगे ना अंदर जाने देंगे। उल्टा तुम्हारे रामकानी में मैं फोकट का बलि चढ़ जाऊंगा। ना बाबा ना, 2 वक्त की रूखी सूखी चलेगी, पर कुआरा मरना नहीं चाहता मैं। माफ करो दादा, मैं तो चला। वेदांत ने विशु का रास्ता रोकते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, देख भाई, अगर नवरात्रि के आखिरी 2 दिन में मैंने ये मूर्ति को गर्भगृह से बाहर नहीं निकाला, उसे स्थापित कर अभिषेक श्रृंगार आदि नहीं किया, तो मैं अपनी इस बेटी का चेहरा जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगा। क्या साहब, शहर के होकर भी ऐसी बातों को मानते हो? शहर के लोगों के मन में भी भक्ति और भगवान पर विश्वास अटूट होता है विशु। कई पीढ़ियों से हमारे घर बेटी ने जन्म नहीं लिया। मेरी पत्नी जब गर्भवती हुई तो सारे घर में हमेशा की तरह फिर उम्मीद जागी कि इस बार कन्या का जन्म हो और हमारे कुल पर लगा जो भी श्राप हो वो हट जाए। फिर अक्सर मेरे सपने में गांव का मंदिर ये सब आने लगा, पर मैं समझ नहीं पाया ये कौन सा मंदिर है, कौन सा गांव है। मैं तो यहाँ कभी आया भी नहीं ना। फिर वही सपना, जब मेरी पत्नी को 9वां महीना लग चुका था और वो मायके में थी। अम्बे माँ एक कन्या रूप में आई और कहा, इस नवरात्रि में आ रही हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अपनी बेटी का चेहरा देखने से पहले तू मुझे गर्भगृह से बाहर निकालेगा। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? मैं क्यों झूठ बोलूंगा विशु? या मेरा क्या फायदा किसी अनजान गांव में आकर मंदिर के पट खुलवाने का? ठीक है, आगे बोलो। फिर मुझे लगा कि शायद हमारी इच्छा है कि बेटी हो, इसलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। पर क्या? वेदांत और अवंती को बेटी हुई है, तारिणी धीरे से बोली। वाह भाऊ, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दोस्त, पर 4 दिन हो गए हैं, अभी तक मैंने अपनी परी का शक्ल नहीं देखा। 4 दिन? हाँ, मुझे अपने सपने वाली बात याद आ गई। माँ पापा को सारी बात बताई, तब उन्होंने हमारी कुलदेवी के बारे में बताया। तब पता चला मेरे अकेले से मंदिर के पट नहीं खुलने वाले, इसलिए लंदन में बसे देशमुख परिवार की वारिस अनिका और तारिणी को भारत बुलवाना पड़ा। ये दोनों बेचारी भी मेरे एक बार कहने पर अगली फ्लाइट पकड़कर यहाँ दौड़ी चली आई। अरे यार वेदांत, इतने इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर पीढ़ियों से हमारे परिवार ने दोस्ती निभाई, अब हमारी पारी। और वैसे भी
अम्बे माँ का हुक्म कौन टाल सकता है? तुम और मैं तो बस जरिया हैं, करती कराती सब वो है। पर वो 3 चाबियां जब तक नहीं मिलेंगी, हम कुछ नहीं कर सकते। चाबी मिलने बाद भी गांव वालों को मनाना मुश्किल होगा ना? तारिणी ने मायूस आवाज में कहा। तो क्या चाबी आपके पास नहीं है? नहीं, पर पापा ने बताया था कि वो चाबियां इस हवेली में तहखाने में कहीं हैं। क्या साहब, बड़ी मुश्किल से ये लालटेन की रोशनी में हम बैठे हैं। तहखाना जो अरसे से बंद है, वहां तो ये लालटेन की रोशनी काम ही नहीं आएगी। और पता नहीं वहां सांप बिच्छू न जाने क्या क्या होंगे। विशु, जिसने हमें यहाँ तक का रास्ता बताई है, आगे भी वही राह दिखलाएगी। चलो, अब सब हमारे पास सारा वक्त नहीं है। चारों ने लालटेन और अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी से तहखाना ढूंढना शुरू किया। पूरी हवेली में धूल और जाले लगे थे। अंधेरा इतना कि कभी कोई किसी चीज से टकराता तो कोई किसी से। आखिर 2-3 घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें तहखाने में रखी चाबी मिल ही गई। लेकिन केवल 2 चाबी। अभी भी एक चाबी मिलनी बाकी थी। अब ये तीसरी चाबी कहाँ मिलेगी? पूरा तहखाना छान लिया। कहते हुए तारिणी वहीं बैठ गई। विशु उन 2 चाबियों को उलट पलट कर बार बार देख रहा था। शायद मुझे पता है ये तीसरी चाबी कहाँ है। विशु को ये बात सुनकर तीनों के चेहरों पर चमक लौट आई। कहाँ है तीसरी चाबी? वेदांत ने उत्साह से पूछा। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था। कोई नहीं जानता था कि आने वाली सुबह क्या दिखाने वाली है। आओ साहब आओ, जल्दी अंदर आओ। विशु उन्हें एक छोटे से घर में ले गया। ए आजोबा, उठ उठ, जल्दी उठ उठ। क्या है रे नालायका, क्यों मुझ बुड्ढे को परेशान कर रहा है आधी रात में? अरे म्हातार्या, देख तो कौन आया है। सुन तो, तेरे खजाने वाला वो बक्सा कहाँ रखा है तूने? विशु उस छोटे से घर के हर कोने में पुराने सामान पेटी सबको उलट पलट कर देख रहा था। ए विशु, मैं तेरे को कितनी बार बोला, नहीं दूंगा तुझे वो बक्सा। अमानत है रे वो किसी की, उसे छूना भी नहीं। देवी का क्रोध हो जाएगा, समझा? विशु, ये कौन है और तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम लोग कौन रे बाबा? मुझे ठीक से इस उम्र में दिखाई नहीं देता बेटा। क्या मैं तुम लोगों को पहचानता हूँ? साहब, ये मेरा दादा जैसा है। बचपन से इसी ने मेरे को पाला। पुजारी है ये मंदिर का, पर अभी बेचारा बीमार चल रहा है। आप जो तीसरी चाबी ढूंढ रहे हो, मैंने बचपन में इसी के पास देखी थी, पर पता नहीं कहाँ रख दिया, दिख ही नहीं रहा है। विशु फिर सारी बात अपने दादाजी यानी मंदिर के पुराने पुजारी को बताता है। मतलब जिस घड़ी के लिए मैं जिंदा था वो वक्त आ गया। हे आई जगदम्बे, तेरी महिमा अपरंपार है। तू जानती थी कि मुझे कुछ हो गया तो ये चाबी देने के लिए मेरा कोई वारिस नहीं। आप जानते हैं उस मूर्ति के बारे में? हाँ, सब मेरे आंखों के सामने हुआ था। मैं तब बहुत छोटा था, पर इतना कि सब समझ सकता था। एक रात हमेशा की तरह मैं अपने दादाजी के साथ सोया था। आधी रात को दरवाजे की कुंडी किसी ने खटखटाई। दादाजी ने दरवाज़ा खोला। सामने राजा जी और उनके दोस्त देशमुख साहब आए थे। मैं उन्हें जानता था, कई बार हमारे घर आ चुके थे।
मेरे दादाजी ने पूछा। राजा जी, इस वक्त आप यहाँ? राजा जी बोले, पंडित जी जल्दी चलिए, हमें कुलदेवी का आज्ञा का पालन करना है। आपके पास जो गर्भगृह की चाबी है वो ले लें। राजा जी की बात सुनते ही मेरे दादाजी बिना किसी को बताए मुझे और चाबी को साथ लेकर राजा जी के साथ चल दिए। मंदिर पहुंचकर तीनों ने अपनी अपनी चाबी से अम्बे की मूर्ति को गर्भगृह में छुपा दिया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। मंदिर से बाहर आकर राजा जी ने कहा, पंडित जी, मैं और मेरे दोस्त अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। वक्त आने पर और अम्बे माँ का अगला आदेश मिलने पर हम ज़रूर लौट कर आएंगे। तब तक ये राज ही रहे कि मूर्ति यहीं मंदिर के गर्भगृह में है। सुबह होते ही आप ये बात फैला दीजिए कि राजा जी अम्बे की मूर्ति चुराकर गांव छोड़कर चले गए। मेरे दादाजी बोले भी कि ऐसा मत करिए, लेकिन राजा जी ने एक नहीं सुनी। परवर कुछ नहीं पंडित जी, चोरी का आरोप मुझ पर लगेगा चलेगा, पर माँ की मूर्ति इस गांव से बाहर किसी कीमत पर नहीं जाएगी। हम अपनी चाबियां महल के तहखाने में छुपा देंगे। जब हम या हमारे कोई भी वारिस, जो भी हमारा वंश की 2 चाबियों के साथ आपके पास आए, तब ही आप अपनी तीसरी चाबी होने का जिक्र करना। तब तक ये कहना कि सारी चाबियां राजा जी ले गए, कोई चाबी आपके पास नहीं है। इतना कहकर राजा जी और उनके दोस्त गांव छोड़कर चले गए। अगले दिन सुबह गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि राजा जी ने अपने दोस्त और उसके परिवार को तहखाने में जिंदा जलाकर मार दिया और अम्बे की मूर्ति अंग्रेज़ों को बेचकर गांव छोड़कर भाग गए। ये भूत वाली बात भी मेरे दादाजी ने फैलाई ताकि कोई भी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। मरते वक्त मेरे दादाजी ने मुझसे उनका ये राज रखने का वादा लिया था। अरे बाप रे, आजोबा, मतलब तू बचपन से मेरे को उल्लू बनाया? लेकिन वो वीना काकी पर जो भूत चढ़ा था वो क्या था? वो काकी का नाटक था, जो नाटक से ही उतर गया। देखिए, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गांव वालों के उठने से पहले मूर्ति को पुनः स्थापित करना होगा। एक काम करो, जल्दी से सब स्नान कर लो, फिर चलते हैं मंदिर। मैं भी मेरी चाबी निकाल लेता हूँ। सब जल्दी से नहाकर तैयार हो गए। रात के अंधेरे में भी सब सावधानी से मंदिर का मुख्य द्वार खोलकर अंदर गए। सभी ने अपनी अपनी चाबियां निकाली। वेदांत पहले चाबी ताले में डालने लगा। रुको, पहले देशमुख परिवार की चाबी से ये प्रक्रिया शुरू होगी। तारिणी और अनिका ने चाबी से ताला खोलने का एक चक्र पूरा किया। फिर वेदांत ने चाबी आगे बढ़ाई। रुको, अब पंडित के परिवार यानी मेरी बारी है। पंडित जी ने चाबी घुमाई, एक और चक्र पूरा। लो, अब तुम्हारी बारी। वेदांत ने ताले में चाबी डालकर घुमाई, पर चाबी नहीं घूमी। अरे मैं तो बताना भूल गया, आखिरी चाबी उल्टी दिशा में घूमेगी रे बाबा। बचपन में देखा था ना, अब मैं ही 100 साल का होने वाला हूँ। बोलकर पंडित जी हंस दिए। जल्दी करो वेदांत, सूर्योदय होने ही वाला है, लोग आते ही होंगे। अनिका ने सचेत किया। वेदांत ने जैसे ही चाबी उल्टी दिशा में घुमाई, एक तेज के साथ माँ दुर्गा का दिव्य मूर्ति अपने आप ऊपर आ गई। देवी के नयन बिल्कुल वैसे ही जैसे सुना था, नीले। सब ने माँ के जयकारे लगाए। सूर्योदय हो चुका था। गांव में भी ये बात फैल गई कि अम्बे माँ पुनः गांव में आ गई। पंडित जी, जिनका पूरा गांव सम्मान करता था, उन्होंने विस्तार से सारी बात गांव वालों को बताई। सभी गांव वालों ने मिलकर मंदिर की साफ सफाई कर शुद्धि की।
मंदिर के कुएं से पानी निकालकर, जो बिल्कुल साफ था, माँ का स्नान आदि करवाया। दूध, दही, शहद से तीनों के हाथों अभिषेक हुआ। तीनों ने जो बड़ी सी पेटी लाई थी, उसमें आभूषण, वस्त्र आदि निकालकर माँ का श्रृंगार किया गया। परंपरा अनुसार तीनों का पूजा विधि शुरू की। जगदम्बा की आरती से सारा वातावरण नई ऊर्जा से भर गया। सारी पूजा होने बाद जब वेदांत एक पल भी नहीं रुक सकता था, तो उसने अपनी कुल देवी, अपनी बेटी को देखने वीडियो कॉल लगाया और अपनी बेटी को देखा। नवमी की महापूजा, आहुति और महाआरती के बाद शाम को तीनों गांव वालों से विदा ले गए, इस वादे के साथ कि अगले साल की महाआरती राजा जी के परिवार की ओर से उनकी नई पीढ़ी यानी वेदांत की बेटी के हाथों होगी। ये कहानी इतनी ही। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।